हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं एसक्यूएलआईटी डेटाबेस CRUD ऑपरेशन का सेकंड ऑपरेशन जो कि है रीड ऑपरेशन। तो इस वीडियो के लिए मैंने क्या किया है कि अपने प्रोजेक्ट को मैं आपको दिखा देता हूं। तो प्रोजेक्ट में मैंने क्या कर दिया है कि मैंने इसमें ऐड कर दिया एक रीड का बटन, ठीक है, जो कि रीड पे हम प्रेस करें तो हम एक अगली एक्टिविटी पे जाते हैं, लेकिन अगली एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी है, लेकिन एम्प्टी नहीं, बल्कि यहाँ पर हमें चाहिए एक लिस्ट रिसाइकलर व्यू चाहिए जिसके ऊपर जितने भी हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा है वो सारा का सारा डेटा जो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम इसी वीडियो को समझेंगे। तो मेन एक्टिविटी के अंदर मैंने एक रीड का बटन ऐड किया जो कि रीड पर क्लिक करने पर एक नई एक्टिविटी खुल रही है जो कि एम्प्टी है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स एक्टिविटी है जो कि मैंने नई एक्टिविटी ऐड की है जो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। सिर्फ उसमें क्या है कि मैंने रिसाइकलर व्यू जो है वो यहाँ पर ये है। तो रिसाइकल व्यू मैंने ऐड किया है और उस रिसाइकल व्यू को मैंने स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर इनिशियलाइज़ किया फाइंड व्यू बाय आईडी करके, और उसके ऊपर लेआउट मैनेजर सेट किया है जो कि लीनियर लेआउट वर्टिकल है, ठीक है। बस अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको अभी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, मेन एक्टिविटी को भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं करना। मैं जाऊँगा अपने CRUD हेल्पर की क्लास के अंदर, और CRUD हेल्पर के अंदर मैं करूँगा यहाँ पर एक मेथड डिफ़ाइन। क्यों? क्योंकि जैसे कि इंसर्ट के लिए मैंने एक मेथड डिफ़ाइन किया था CRUD हेल्पर के अंदर, उसी तरह एक मेथड मैं डिफ़ाइन करूँगा यहाँ पर गेट ऑल डेटा के लिए, ठीक है, कि मतलब सारा का सारा टेबल का जो डेटा होगा वो मुझे गेट हो जाए। तो पब्लिक जो कि एक लिस्ट रिटर्न करेगा मुझे किस चीज़ की, स्टूडेंट की जो है डेटा टाइप की लिस्ट रिटर्न करेगा। नाम आप कोई भी दे सकते, जैसे इंसर्ट रिकॉर्ड था तो ये मैं रख लेता हूँ गेट ऑल रिकॉर्ड्स, नाम आप कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पर ये इसकी बॉडी मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। एरर आ रहा है क्यों? क्योंकि मुझे लिस्ट डिफ़ाइन करनी पड़ेगी स्टूडेंट की लिस्ट, और इसको मैं कहूँगा स्टूडेंट लिस्ट। इसको बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ कर देता हूँ ताकि वो नल ना हो, और उसको मैं साथ रिटर्न भी कर देता हूँ स्टूडेंट लिस्ट को। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है जो कि एम्प्टी लिस्ट हमें नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए इसको डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा है हमारे पास उससे रीड करके इसमें रखना है इस स्टूडेंट लिस्ट में, और फिर जाकर रिटर्न करना। तो सारा काम जो है हमारा यहाँ पर हम वो करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे उसको करने से पहले हम क्या कर लेते हैं कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये डेटाबेस हेल्पर की जो क्लास थी, जो पहली वीडियो में हम डेटाबेस बना रहे थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इसको हाईलाइट किया कि ये फैक्ट्री नल है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि हम पहले तो कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं, डेटाबेस का नाम और वर्जन है, और हमारे पास फैक्ट्री है। फैक्ट्री मैंने आपको कहा था नल पास करनी है। वो क्यों नल पास करनी है? क्योंकि हमारे पास डेटाबेस से जो रीड ऑपरेशन है उसके दौरान अगर हम डेटा रीड करते तो वो हमारे पास कर्सर के ऑब्जेक्ट में हमें मिलता है। तो अगर हम चाहते कि कर्सर के ऑब्जेक्ट में ही मिले और फिर उसको हम अपने हिसाब से यूज़ करें तो हम इसको नल पास करते हैं। अदरवाइज़ हमें खुद की एक कस्टम क्लास बनानी पड़ती है फैक्ट्री, उसको वो जो डेटाबेस से हमें कर्सर मिल रहा है उसको पास कर देंगे, उसको उसी फैक्ट्री के अंदर ऑब्जेक्ट बना के, चाहे स्टूडेंट का हो या किसी तरह का भी ऑब्जेक्ट हो, वो बना के फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक लेंथी प्रोसेस है। हमें कर्सर में डेटा मिल रहा है तो हम इतना लंबा काम क्यों करें, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर इस वजह से बताने का मकसद ये था कि हम कर्सर के थ्रू जो है डेटा रीड करते हैं। इंसर्ट करने के लिए कंटेंट वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, लेकिन रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, कर्सर। तो मैं कर्सर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास, अगर मैं दोबारा इसको लिखूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, एक क्लास नहीं है बल्कि एक इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे और उन मेथड्स को हम यूज़ करके अपने तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो कर्सर का ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल न्यू, और बल्कि न्यू नहीं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो मैं नहीं बना सकता, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनता। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये कर्सर इंटरफेस बन सकता है इम्प्लीमेंट होके, कर्सर फैक्ट्री बन सकता है, लेकिन कर्सर का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ये तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से पता होगा, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कर लूँगा कि यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अपना ये जो एसक्यूएलआईटी डेटाबेस है इसके ऊपर मैं डॉट, जैसे कि यहाँ पर मैंने एसक्यूएलआईटी डेटाबेस डॉट इंसर्ट का मेथड कॉल किया था, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर होता है क्यूरी का मेथड, डॉट क्यूरी, ठीक है, स्मॉल क्यू से है। तो क्यूरी के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास 4-5 वेरिएंट्स है, ठीक है, 4-5 वेरिएंट्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले वाला, और इसको मैं करूँगा एंटर, ठीक है।
आप कोई भी यूज़ कर ले इसमें, लेकिन मैं आपको जो यहाँ पर आर्गूमेंट्स पास करेंगे उनको आपने बस नोट करके जाना है, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसके मिड में जाके कंट्रोल P प्रेस कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये तमाम के तमाम मेरे पास इसके आर्गूमेंट्स है कि आप पहला वाला यूज़ करें, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी है, लेकिन हम यूज़ करेंगे ये वाला, ये जो हाईलाइटेड है, ठीक है। ये हाईलाइटेड क्यों, पहले हम टेबल का नाम पास करेंगे कि हम किस टेबल से डेटा रीड करना चाहते हैं, फिर हम जितने भी कॉलम्स हैं उनकी एक एरे पास कर देंगे। स्ट्रिंग एरे है ये, आप देख सकते हैं स्ट्रिंग एरे ऐसे डिफाइन होता है, आपको पता होगा कि हम जावा में स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रिंग की एक एरे पास करेंगे जिसके अंदर तमाम के तमाम कॉलम्स के नाम होंगे, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एसटीडी नेम, वो जो कॉलम्स के नाम थे उनको हम एरे बनाएंगे एक स्ट्रिंग की, वो पास कर देंगे। फिर आगे जितने भी ये है ना सिलेक्शन आर्गूमेंट्स, एक, फिर अगला है सिलेक्शन आर्क्स, सिलेक्शन है, फिर सिलेक्शन आर्क्स की एरे है, फिर ग्रुप बाय है, फिर हैविंग है, फिर ऑर्डर बाय है। ये फिलहाल इस वीडियो के लिए जो 5 आर्गूमेंट्स है इनको आप नल पास करेंगे, ठीक है। और क्यों नल पास करेंगे ये मैं इस वीडियो के लास्ट पर जब ये काम हो जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि मैंने ये 5 के 5 आपको नल क्यों पास करवा लिए, क्यों, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे टेबल इन्फो डॉट टीबी नेम, टेबल नेम पास करना है। तो मुझे टेबल नेम स्टूडेंट्स का जो नेम है वो मैं एज इट इज़ नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। टेबल इन्फो के अंदर हमने टॉप पे ये सेव करके रखा हुआ है। इसी तरीके से सेकंड आर्गूमेंट, जैसे आपको मैंने कहा था कि सेकंड आर्गूमेंट्स हम एरे पास करेंगे किस चीज़ का, कॉलम्स का, कि हमारे पास टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स है जिसको हमने रीड करना है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से कॉलम्स रीड करने हैं, तो टेबल इन्फो के अंदर मैंने 4 के 4 जो कॉलम्स है वो मैंने यहाँ पर टेबल इन्फो की क्लास में ही एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग की एरे बनाई है और ऑल कॉलम्स के नाम से उसको सेव करके रखा हुआ। तो यहाँ पर भी मैं उधर ये चीज़ नहीं लिखूँगा, या तो ये चीज़ मैं इधर से कॉपी करके यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दूँ तो फिर भी काम बन जाएगा। इनको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आर्ट इंसर्ट करके, और दूसरा भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तीसरा भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फोर्थ वाला भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। या तो मैं ये काम कर दूं, ठीक है। एरर तो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, आगे और भी आर्गूमेंट्स है, ये इससे एरर नहीं आ रहा कि न्यू स्ट्रिंग और आपने एरे पास कर दी है, इससे नहीं आ रहा। लेकिन आप आगे 5 आर्गूमेंट्स जो है, जैसे आपको मैंने कहा था 2, 3, 4 और आगे 5, ये तमाम के तमाम आप नल पास कर दे। अभी के लिए नल पास कर दे, मैं अगली वीडियो के लास्ट पे आपको बताता हूँ कि क्यों किए। तो बताने का मकसद ये था कि ये इस वजह से एरर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर या तो आप एरे अनोनिमस बना के, जिसका कोई नाम नहीं होगा क्योंकि उसको अनोनिमस में बार बार क्या, अनोनिमस का मतलब ये होता है कि आप न्यू स्ट्रिंग की एरे डिफाइन कर रहे हैं लेकिन उसको इक्वल टू के साथ, मतलब उसका कोई नाम नहीं है, तो ये अनोनिमस है, ठीक है। तो इसलिए इसको अनोनिमस कहते हैं, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे इस जगह पे हमने डिफाइन किया तो ये अनोनिमस है। आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर टेबल इन्फो के अंदर अनोनिमस के बजाय एक नेम्ड एरे डिफाइन कर सकते हैं ऑल कॉलम्स के नाम से, और वही वाला काम मैंने इनिशियलाइज़ किया। तो ये वाला ज़्यादा इजी इसलिए है क्योंकि मैं हो सकता है कॉलम के नाम या गलत टाइप कर दूँ या कुछ कर दूँ, या इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखने के बजाय मैं एक ही दफ़ा ये एक्सप्रेशन लिखूँ और ये ऑल कॉलम्स वहाँ लिख दूँ। तो मैं डेटाबेस हेल्पर नहीं बल्कि क्रड हेल्पर में जाऊँगा, इसकी जगह मैं लिखूँगा टेबल इन्फो डॉट ऑल कॉलम्स, बस। तो जितने बार वो एरे था वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो इतना काम तो हो गया। अब मुझे कर्सर का ऑब्जेक्ट मिल गया। तो कर्सर का ऑब्जेक्ट वर्क कैसे करता है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। हमारे पास इस तरह का टेबल जो है हमारे पास डेटाबेस के अंदर बनता है, ये तो आपको पता होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया भी था कि वो DB हेल्पर जो आप डाउनलोड करके आप देखेंगे तो उसमें ऐसे कोई टेबल होता है, ऐसे रोज़ होते हैं उसके अंदर, ठीक है, ऐसे करके रोज़ होती है। टॉप पे हमारे पास टेबल के नेम, कॉलम के नेम होते हैं, जैसे यहाँ पर ID होगा, STD ID, यहाँ पर नेम था, ठीक है, स्टूडेंट का नेम, यहाँ पर जो है रोल नंबर था तो RN लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास था फ़ोन तो PH लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का टेबल बना हुआ था हमारे पास, और उसकी एक पहली रो थी जिसके अंदर पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड था, फिर दूसरी रो थी दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तीसरी रो थी तीसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड। तो इस वक्त हमारे पास जैसे ही ये कर्सर हम इस SQL डेटाबेस के साथ ये क्यूरी कॉल करेंगे, ये टेबल का नेम पास करेंगे, ये कॉलम्स पास करेंगे और ये तमाम के तमाम नल पास करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें एक कर्सर मिल जाएगा। जैसे ये आपको दिख रहा है ना विंडो का कर्सर जो कि ब्लिंक कर रहा होता है, इस तरह का ये कर्सर मिल जाएगा। वो कर्सर किधर पॉइंट कर रहा होगा, जो रो की इस कॉलम का जो पहला रो होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पर ये पॉइंट कर रहा होगा, ब्लिंकिंग कर रहा होगा। आप इसको लूप चला के एक एक रो को रीड करेंगे
उस रो को आप क्या कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे अपने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में, और वो ऑब्जेक्ट आप ऐड करेंगे स्टूडेंट के लिस्ट में, और लास्टली वो लिस्ट आप रिटर्न कर रहे हैं। तो बस काम हो गया, बस इतना सा काम करना है। तो मैं आपको अब ये प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मैंने क्या बताया, ठीक है। मैं यहाँ पर एक वाइल लूप लगा देता हूँ, आप डू वाइल भी लगा सकते हैं। वाइल लूप लगा देता हूँ और कर्सर को यूज़ करते हुए मैं डॉट मूव टू नेक्स्ट ये वाला मेथड कॉल करूँगा। ये हमारे पास बिल्ट इन इसी कर्सर के साथ आता है, जो कि क्या काम करता है, कर्सर को अगली लाइन पर या अगले रिकॉर्ड पर ले जाता है, ठीक है। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि जब तक कर्सर अगली लाइन पर जा सकता है, मतलब कि अगला रिकॉर्ड है इसके अंदर, तो तब तक क्या करो, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। स्टूडेंट क्या है तो एसटीडी क्या है तो आपकी मर्जी है, न्यू स्टूडेंट, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज ना करो। अब मैं इसको जो है क्या कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ स्टूडेंट का नेम डॉट सेट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम सही है। बल्कि मुझे आईडी भी चाहिए, तो मैं पहले आईडी सेट कर लेता हूँ, स्टूडेंट डॉट सेट आईडी std क्यों, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट तो पूरा बनाना है, तो स्टूडेंट आईडी भी लेता हूँ। और आईडी मुझे इसको बतानी पड़ेगी कि कर्सर के अंदर कौन सा वाला कॉलम यूज़ करके ये आईडी लेनी है, कौन सा वाला कॉलम लेके आपने आईडी लेनी है, ठीक है। तो आईडी मेरे पास थी कैसे, किस नेचर की, स्ट्रिंग की। तो मैं इसको बताऊंगा कि कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग कि स्ट्रिंग लो, ये वाला मैं एरर रिमूव कर देता हूँ, कमेंट करके या ख़त्म ही कर देता हूँ ताकि आपका फोकस एक ही लाइन पे रहे। तो स्ट्रिंग लो, कौन सी वाली स्ट्रिंग कर्सर के अंदर से लो। तो अब इसको मुझे बताना पड़ेगा कि कर्सर के अंदर कौन सी वाली स्ट्रिंग मुझे चाहिए। आईडी चाहिए, लेकिन वो तो मुझे पता है, इसको कर्सर को तो नहीं पता। कर्सर तो ब्लैंक पूरा का पूरा टेबल उठा के बैठ जाएगा। तो पूरे के पूरे टेबल के अंदर मैं इसको कहूँगा कि ये जो इंडेक्स मैं पास कर रहा हूँ, इस इंडेक्स की जो आईडी है वो मुझे देनी है। तो मैं इंडेक्स यहाँ पर कैसे पास करूँगा, तो मैं दोबारा से लिखूँगा कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, ठीक है। और कौन से वाला इंडेक्स लेना है, तो कौन से वाला इंडेक्स लेना है ये भी मुझे बताना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो मैं सिर्फ अगर कॉलम का नाम बता दूं कि ये वाला इंडेक्स, कॉलम का नाम बता के, तो ये मुझे क्या कर देगा, उसका स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो टेबल इन्फो डॉट कॉलम 1, क्यों कॉलम 1, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉलम 1 पे हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट आईडी, और मुझे चाहिए भी स्टूडेंट आईडी। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंटर कर दिया तो ये एरर जो है ये उसकी वजह से नहीं आ रहा कि ये गलत टाइप हुआ, ये उसकी वजह से, रेंज की वजह से आ रहा है। तो आप इसको सिंपली इस पर राइट क्लिक करके आप सप्रेस ऐड सप्रेस लिंट रेंज ये इंटर कर दे, यहाँ पर टॉप पे ऐड हो जाएगा और ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। ये एरर नहीं है, ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है अगर आप इसको ऐड नहीं करते। तो ये क्या कर देता है कि आपके पास अगर फ़र्ज़ कर डेटाबेस में आउट ऑफ रेंज कोई वैल्यू है, तो ये उस रेंज को हैंडल करने के लिए होता है, अदरवाइज़ इसका कोई वो मतलब मसला नहीं है। तो आप इसी को 2, 3 और 4 टाइम्स इसको आप जो है पेस्ट कर दें। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर पर आपके पास स्टूडेंट आईडी के बजाय आप लिखेंगे std नेम, क्योंकि आपको सेकंड नंबर पर नेम चाहिए, और स्ट्रिंग ही है तो स्ट्रिंग ही रहने दे। लेकिन इंडेक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 नंबर इंडेक्स पर हमारे पास स्टूडेंट नेम है, ये भी हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट 3rd नंबर पर हमारे पास है स्टूडेंट रोल नंबर, लेकिन यहाँ पर हमें एरर मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो स्ट्रिंग में नहीं है, हमारे पास है गेट इंट, तो इंटीजर है। और इंटीजर के साथ मुझे दोबारा से ये चीज़ कॉल करने के बजाय यहाँ पर मैं कॉलम 1 नहीं बल्कि कॉलम 3 लिखूँगा, क्यों, क्योंकि तीसरे नंबर कॉलम पे टेबल के अंदर हमारे पास क्या सेव हुआ है, रोल नंबर। तो रोल नंबर मिलेगा एक रो का, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम एक लूप के अंदर है। तो पहली रो के लिए पहला ये लूप चलेगा, फिर दूसरी रो के लिए दोबारा से ये चलेगा, और साथ ही साथ स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो सेट होता रहेगा, उसकी आईडी, रोल नंबर और ये सारा कुछ। लास्टली हमारे पास std फ़ोन है, ठीक है। फ़ोन के अंदर भी हमारे पास स्ट्रिंग ही है तो मुझे गेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कॉलम 1 के बजाय कॉलम 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4th नंबर कॉलम पे मेरे पास स्टूडेंट का फ़ोन सेव है, ठीक है। अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया, कन्वर्ट हो गया, कर्सर से एक ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है, लेकिन स्टूडेंट की जो लिस्ट है उसमें मुझे ऐड भी तो करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है, स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड, और उसके अंदर ये जो स्टूडेंट मैंने बनाया है ये एक करके ऐड होता जाएगा। और ये कब तक होता जाएगा, जब तक ये कर्सर अगले रिकॉर्ड पर जा सकता है। और जैसे ही अगले रिकॉर्ड पर जाके एंड पर हमारे पास रिकॉर्ड ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास ये जो कर्सर का ऑब्जेक्ट है ये हमें क्लोज भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे पास एरर आ सकता है। तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कर्सर को क्लोज भी करना पड़ेगा।
और इससे क्या हो जाएगा कि लास्टली हमारे पास स्टूडेंट की जो लिस्ट है ये रिटर्न होके मिल जाएगी। जो भी इस मेथड को कॉल करेगा जहाँ से भी, तो पूरे का पूरा रिकॉर्ड इसको सेंड हो जाएगा। ये 5 के 5 आर्गूमेंट्स आपने नल पास करने हैं, मैं इसका अभी बता देता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये काम कंप्लीट करने दे कि ऑल रिकॉर्ड्स मैं यूज़ कैसे करूँगा। तो मैं ये डेटाबेस हेल्पर भी क्लोज कर देता हूँ, टेबल इन्फो भी, और क्रड हेल्पर भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर, यहाँ पर मैंने यूज़ करना है ना ये सारा काम। तो मैं लिखूँगा क्रड हेल्पर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा सबसे पहले, तो क्रड हेल्पर, और मुझे इधर इसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो क्रड हेल्पर इक्वल न्यू क्रड हेल्पर, और इसको मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो कि दिस है हमारे केस में। मैं स्टूडेंट एक्टिविटी डॉट दिस भी पास कर सकते हैं आप। अब मुझे क्या करना है, इस रिसाइकल व्यू के ऊपर वो अडाप्टर पास करना है, अडाप्टर सेट करके पास करना है ना। तो मैं अडाप्टर भी बनाऊंगा, स्टूडेंट अडाप्टर, लेकिन मैंने आपको स्टूडेंट अडाप्टर के बारे में नहीं बताया कि मैंने स्टूडेंट अडाप्टर भी बनाया होगा। तो ये तो आपको पता होगा, रिसाइकलर व्यू के साथ हम जब काम करते हैं तो हम एक अडाप्टर बनाते हैं। तो अडाप्टर के ऊपर मैं जाता हूँ, और यहाँ पर आपको पता है कि इसके 3 मेथड्स हैं हमारे पास, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, गेट आइटम, ये मस्ट है। इसके साथ हम एक इनर व्यू होल्डर की क्लास बनाते हैं, वो भी मस्ट है। इसको कैसे आपने यूज़ करना है ये इस वीडियो का जो है पर्पज़ नहीं है। तो आप रिसाइकल व्यू वाली मेरी वीडियो देखें, तो इसमें एक एक स्टेप आपको मैंने बताया हुआ कि कौन सी क्लास का क्या पर्पज़ है, कौन से स्टेप का क्या पर्पज़ है। बहरहाल यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टूडेंट का आइटम है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने सिर्फ इसमें एक कार्ड यूज़ किया हुआ है। कार्ड व्यू है, उसके अंदर कॉन्स्टेंट लेआउट है, फिर उसके अंदर 3 टेक्स्ट व्यूज़ है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और स्टूडेंट फ़ोन के अंदर। तो इस तरह मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो है वो शो होंगे, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि अब जाता हूँ अपने इधर स्टूडेंट एक्टिविटी में, और अडाप्टर। तो अडाप्टर की क्लास को जो है मुझे इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो अडाप्टर इक्वल न्यू स्टूडेंट अडाप्टर, लेकिन मुझे लिस्ट पास करनी पड़ेगी। अभी तक मेरे पास लिस्ट आई ही नहीं। तो लिस्ट मैं कहाँ से कर सकता हूँ, ये जो क्रड हेल्पर है, इस क्रड हेल्पर को मुझे ओपन करना पड़ेगा, ओपन डेटाबेस। तो ओपन हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ एक लिस्ट लेने के लिए। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए मुझे, लेकिन उसका नाम आप कोई भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लिस्ट दे देता हूँ मैं, लेकिन चाहिए किधर से। तो मैं इसी क्रड हेल्पर का एक मेथड है जो कि है गेट ऑल रिकॉर्ड्स, उससे चाहिए। और ये मेथड मैंने अभी बनाया आपके सामने। तो सारे का सारा जो रिकॉर्ड है वो रीड होके क्रड हेल्पर की मदद से वो आ जाएगा स्टूडेंट लिस्ट के अंदर, और वो लिस्ट मैं यहाँ पर अडाप्टर के अंदर पास कर लूँगा। और ये आपके सामने मैंने पहले से ही कहा है कि ये जो अडाप्टर की क्लास है, ये एक्सप्लेनेशन आप रिसाइकल व्यू की वीडियो में देखें तो आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन उम्मीद है ये आपको पहले से ही आता होगा, तभी तो आप यहाँ तक तकरीबन पहुँच चुके हैं। तो इधर से हमारा काम जो था वो सेट हो चुका है, लेकिन इसके साथ भी हमारे पास एक काम हमने करना है। ये लाइन कॉपी करेंगे और यहाँ पर ऑन रिज्यूम में इसको ओपन करना है, और ऑन पास में, ये भी मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ओरिएंटेशन चेंज होता है, या कुछ इस एक्टिविटी को मैं क्लोज़ करके अगली एक्टिविटी पे जाता हूँ, तो फिर क्या होता है कि उससे हमारे पास डेटाबेस जो है ऑन पास की स्टेट में जब जाती है एक्टिविटी, या अगली एप्लीकेशन खुलती है, या अगली एक्टिविटी पे मैं जाता हूँ, तो जो एक्टिविटी है जिस पर हम डेटाबेस को ओपन किया हुआ है उसको क्लोज़ कर देगी वो एक्टिविटी, तो डेटाबेस का कनेक्शन उधर से क्लोज़ हो जाएगा। अगली एक्टिविटी में हम दोबारा से उसके ऊपर कुछ परफॉर्म करना चाहते तो वो उस अगली एक्टिविटी के लिए दोबारा से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारे पास इंडिपेंडेंटली एक वर्क करेगी एक्टिविटीज़। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि एक ही दफ़ा ओपन करके आप छोड़ दें, तो हर एक्टिविटी उसको यूज़ कर लेगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास। तो इधर से हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और हमारी एप्लीकेशन को मैं रन कर देता हूँ। तो रन होने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि हमारे पास एप्लीकेशन कैसे वर्क कर रही है, क्या हो रहा है। तो एप्लीकेशन हमारी जो है सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं रीड डेटा पर क्लिक कर लेता हूँ। सॉरी, समथिंग वेंट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि डेटा क्यों नहीं शो हो रहा हमारे पास। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये एक बहुत ही बिगिनर वाली मिस्टेक है, लेकिन सेट अडाप्टर मैंने नहीं किया, सॉरी। और इसको ऊपर करके अडाप्टर, सही है। अब मैं दोबारा रन कर लेता हूँ, तो अभी ये चलना चाहिए।
क्योंकि मैंने यहाँ पर ये अडाप्टर जो है इनिशियलाइज तो किया था लेकिन रिसाइकल के ऊपर सेट नहीं किया था, इस वजह से एरर आया। एप्लीकेशन दोबारा रन हो चुकी है, अब मैं रीड कर लेता हूँ। तो क्रैश और कोई एक्सेप्शन आई है, तो मैं लॉग कैट में जाके इसको भी देख लेता हूँ कि क्या एक्सेप्शन आई है। तो ये है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है नॉट फाउंड एक्सेप्शन है हमारे पास, और स्ट्रिंग रिसोर्स की एक्सेप्शन है। ठीक है, मैं इसको देख भी लेता हूँ कि हमारे पास ये कौन सी एक्सेप्शन है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। मैं इस लाइन पे चला जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं रिसाइकलर जो व्यू है, सॉरी अडाप्टर है हमारे पास, स्टूडेंट अडाप्टर, उसकी इस लाइन पे एरर आ रहा है। तो इस लाइन पे तो कोई एरर नहीं है एज सच, लेकिन एरर इस वजह से क्योंकि हमारे पास ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट को जो रोल नंबर है वो हमारे पास क्या है, एसक्यूएलाइट से आ रहा है, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट रोल नंबर हमारे पास इंटीजर है, और इंटीजर को आप सेट कर रहे हैं टेक्स्ट व्यू के ऊपर। ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप स्ट्रिंग उसके ऊपर सेट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर स्ट्रिंग एम्प्टी भी हो जाए बाय चांस तो उसको नल मिल जाता है। लेकिन इसके साथ इंटीजर के साथ तो आपके पास नल वैल्यू नहीं होती, तो आप क्या कर लेंगे, इसके साथ एक कंकैटिनेशन कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग की। तो इससे आपका ये जो एरर ये दूर हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि ये नलेबल नहीं है, इंटीजर जो है वो नलेबल नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू मस्ट है, अदरवाइज़ क्रैश कर जाती है एप्लीकेशन। लेकिन जो स्ट्रिंग है उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है नल मौजूद होता है, अगर आप कोई चीज़ पास भी ना करें तो आपके पास नल उसकी जगह चला जाता है। तो मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ, एप्लीकेशन रन हो रही है, इंस्टॉल हो रही है, तो फिर देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर आता है या नहीं आता। एप्लीकेशन को अब मैं रीड कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास 3 स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो मेरे पास शो हो रहा है। 3 का क्यों शो हो रहा है? क्योंकि आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने यही 3 स्टूडेंट्स का डेटा मैंने इंसर्ट किया था, तो यही 3 के स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं बैक जाके इसमें और डेटा जो है एंटर करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास और डेटा एंटर होता है या नहीं होता। तो यहाँ से मैं एक आतिफ, स्टूडेंट का रोल नंबर कोई भी आप दे सकते हैं, मैं 6 एंटर कर देता हूँ, फ़ोन में 1 2 3 एंटर कर देता हूँ, और इंसर्ट को मैं प्रेस कर देता हूँ। तो रिकॉर्ड इंसर्टेड एट 4 लिखा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4th नंबर पर हमारे पास ये ऐड हो चुका है। अब मैं रीड पर अगर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये पहले 3 के रिकॉर्ड थे, ये अभी 4th नंबर पर मेरे पास ये लेटेस्ट जो रिकॉर्ड मैंने ऐड किया ये आया। हो सकता है इस जगह पर आपके पास एरर आएगा अगर आप बैक जाते हैं और यहाँ से इंसर्ट करते। फर्स्ट टाइम के लिए इंसर्शन नहीं, आप रीड वाली एक्टिविटी से बैक आते और फिर इंसर्ट करते, तो आप वो वाला एरर कैसे रिमूव करेंगे? मेरे पास जो है ये आया नहीं, लेकिन आपके पास जो है हो सकता है आ जाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप मेन एक्टिविटी में ये जो क्रड हेल्पर है, आप एक तो ऑन क्रिएट के अंदर इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये तो मस्ट है। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको इनिशियलाइज़ करके ओपन कर रहे हैं। दूसरा आपके पास यहाँ पर ये इसलिए मेरे पास एरर नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑन रिज्यूम और ऑन पॉज इन दोनों को आपने लाजमी करना है। ऑन रिज्यूम के अंदर क्रड हेल्पर जो है उसको ओपन करना है, और जो ऑन पास है उसको क्रड हेल्पर की जो डेटाबेस है उसको मैंने क्या कर देना है, डेटाबेस का रेफरेंस मैंने क्लोज कर देना है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मैं जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, मैं अगली एक्टिविटी पे जाता हूँ तो जो पिछली एक्टिविटी वो पास स्टेट में चलेगी। तो जब पास स्टेट में चलेगी वो कौन सी एक्टिविटी थी? मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी जब पास में चली जाती है तो डेटाबेस का जो रेफरेंस है वो मेरे पास क्लोज हो रहा है। मतलब कि अगली एक्टिविटी के लिए, मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी के लिए मैं वो वाला डेटाबेस का रेफरेंस यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर एक्टिविटी अपने तरीके से डेटाबेस को हैंडल करे। अगर एक ही रेफरेंस में सारों के साथ चलाता रहूँगा तो मेरे पास मेमोरी लीक्स हो सकती है। तो इस वजह से मैं हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग जो है उसको हैंडल कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं ऑन पास के ऊपर वो क्लोज़ हो चुका है। अब मैं जब जैसे इस पर बैक आता हूँ तो मैं दोबारा मेन एक्टिविटी पे आ गया हूँ। तो मेन एक्टिविटी की कौन सी स्टेट है? रिज्यूम स्टेट है। तो रिज्यूम स्टेट पे मैं वापस इसको ओपन कर रहा हूँ। अगर आपने ये ऑन रिज्यूम वाला ऐड ना किया होता तो आपके पास यहाँ पर एरर आना था। क्यों? क्योंकि डेटाबेस क्लोज हो चुका है और आप इंसर्ट कर रहे रिकॉर्ड, तो आपके पास जो है इंसर्ट नहीं होगा प्रॉपर डेटा और आपके पास एक्सेप्शन आएगी। जैसे कि मेरे केस में नहीं आई क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑन रिज्यूम के अंदर ये ऐड है और ऑन पास के अंदर भी ये क्लोज हो रहा है। यहाँ पर ओपन हो रहा है ऑन रिज्यूम में, यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो ऑन रिज्यूम में भी ओपन रखना है और ऑन क्रिएट में सेम इसी स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर भी आपने ऑन रिज्यूम में ओपन करना है, ऑन पॉज में क्लोज करना है और ऑन क्रिएट के अंदर भी ओपन ही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आप यूज़ करें या तो ओपन करना ही है, लेकिन आप रिज्यूम में आप क्यों करते हैं ओपन?
ताकि आप एक्टिविटी पास में चली जाए या कोई दूसरी एप्लीकेशन में आप आते हैं और दोबारा अपनी एप्लीकेशन खोलते हैं तो वहाँ पर रिज्यूम स्टेट के अंदर आपका जो डेटाबेस है वो दोबारा से उसको रेफरेंस मिलना चाहिए, अदरवाइज़ वो ऑन पास में क्लोज़ हो चुका होगा और आपकी जो एप्लीकेशन वो क्रैश कर सकती है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो भी आपको पसंद आया। और हाँ, मुझे एक चीज़ याद आ गई जो आपको मैंने बताई थी, CRUD हेल्पर के अंदर मैंने आपको कहा था कि ये 4 जो चीज़ें हैं, ये 5 आर्गूमेंट्स आपने एज इट इज़ नल पास करने हैं। तो ये क्यों नल पास करने हैं? क्योंकि इस वक्त हम सारा का सारा डेटा रीड करना चाहते हैं। जैसे मैं रीड में जाता हूँ तो सारा का सारा डेटा मेरे पास रीड हो रहा है। अगली एक्टिविटी में हम करेंगे क्या कि यहाँ पर एक ऑप्शन मेन्यू लगाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर बाय नेम कर देंगे। तो ऑर्डर बाय नेम से क्या होगा, ये देखिए ऑर्डर बाय की जो हमारे पास है आर्गूमेंट्स है, उसको हम नल नहीं पास करेंगे, ऑर्डर बाय नेम के साथ हम पास कर सकते हैं। ऑर्डर बाय नेम लाजमी नहीं है, आईडी भी कर सकते हो, रोल नंबर भी कर सकते हो, जिसके साथ आप ऑर्डर करना चाहते हो। तो उससे क्या होगा कि ऑर्डर बाय का मतलब ये होता है कि आप अगर ऑर्डर बाय नेम करते तो अरसलान सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, बल्कि आतिफ या अरसलान दोनों में से कोई एक आएगा। ABC के लिहाज से आर पहले आ रहा है तो अरसलान पहले आएगा, फिर आतिफ आएगा, फिर इस तरह खालिद आएगा, फिर सिफरत आएगा। तो इस तरीके से ऑर्डर बाय नेम का मतलब क्या है कि नेम में ABC जो पहले आ रहा है तो वो आपको उसी ऑर्डर में जो है आपके जो रिकॉर्ड है वो मिलेंगे। अगर ऑर्डर बाय आप यूज़ करते हैं बाय नेम, बाय की आप यूज़ करते हैं बाय ID, तो ID जिसकी यूनिक जो IDs के अंदर हम स्टोर कर रहे थे SQLite डेटाबेस के अंदर, उन्हीं IDs को जो है अरेंज करेगा ABC अल्फ़ाबेटिकली और उसके लिहाज से आपको बताएगा। बाय रोल नंबर करते तो बाय रोल नंबर सबसे पहले आतिफ दिखेगा, फिर अरसलान दिखेगा, फिर खालिद दिखेगा, फिर सिबगत दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनकी नंबरिंग आप देख सकते हैं कि आतिफ की जो रोल नंबर है आतिफ का वो 6 है, फिर 10 है, फिर ये 15 है, फिर हमारे पास 65 है। तो इस तरीके से आप इसको ऑर्डर बाय के साथ यूज़ कर सकते हैं। हैविंग के क्लॉज में भी हमारे पास होता है, ग्रुप बाय के क्लॉज में भी कुछ आर्गूमेंट्स आप पास कर सकते हैं। सिलेक्शन आर्गूमेंट्स, इधर सिलेक्शन के साथ नल पास हुआ। तो ये तमाम के तमाम हम देखेंगे 1 बाय 1। अगली जो वीडियोस होंगी 2-3 वीडियोस, उनमें हम ये तमाम के तमाम कवर करेंगे। फिर हम जाएंगे अपने अपडेट के ऑपरेशन पर और फिर हम जाएंगे लास्टली डिलीट के ऑपरेशन पर। तो हमारे पास 4 के 4 ऑपरेशन मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बताने के लिए ये वीडियोज़ बनाई है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप इसको प्रोडक्शन एप्लीकेशन में अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन में। और ये सीरीज़ जैसे ही ख़त्म होगी तो फिर मैं आपको SQLite डेटाबेस को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम करेंगे साथ, जिसमें हम सारे जो हमने स्किल्स सीखी है, रिसाइकलर व्यू हो गया, इससे रिलेटेड कॉल, उसके ऊपर कॉल जैसे क्लिक करके आप किसी एक्टिविटी पे जाते हैं किसी रिसाइकलर के आइटम पर, तो ये वाले सारे काम हो गए। उसके अलावा हमारे पास ये SQLite डेटाबेस हो गया। तो इन तमाम चीज़ों को हम यूज़ करते हुए छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे और तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो इन वीडियोज़ में जो अलग-अलग मैं आपको बता रहा हूँ, और बार बार ये वीडियोज़ देखें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। और कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।